बिहार में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लगातार महागठबंधन को लेकर की बात हो या फिर वोटर लिस्ट निरीक्षण की बात हो, इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMI के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान हमारे साथ हैं। इमान साहब, क्या वजह रही कि महागठबंधन के साथ जो है सो गले मिलाना चाहा और अपने पत्र भी लिख दिया? देखिए, महागठबंधन के बंधुओं पर मेरे पत्र का कितना असर हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार के आम जनों तक हमने यह खबर पहुंचाई है कि बिहार में सांप्रदायिक सरकार ने बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इस सांप्रदायिक सरकार से मुक्ति प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि सेकुलर वोटों का बिखराव को रोका जाए। मैं विचारधारा की राजनीति करता हूं, इसलिए मैंने अपने तौर पर एक उदारता दिखाई है और मेरे उदारता को कोई मेरी कमजोरी नहीं समझी। मैं वैचारिक तौर पर उदारता इसलिए दिखा रहा हूं कि बिहार में जो सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है पिछले दिनों में, जातीय सौहार्द का मामला हो, धार्मिक सौहार्द का मामला हो, राजनीतिक सौहार्द का मामला हो, नीतीश जी ने बीजेपी के साथ मिलकर गांव-गांव चप्पे चप्पे तक RSS के संदेश को पहुंचवा दिया है और नतीजा ये हुआ कि पूरा समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, सौहार्द खत्म हो रहा है। इसलिए इनको वहां से बिहार को मुक्ति दिलाना और सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना जरूरी है, इसलिए हमने उनके पास प्रपोजल भेजा है। अब गेंद उसके पाले में है, वो क्या समझते हैं वो करेंगे, लेकिन कल हमें दोषी नहीं ठहरा पाएंगे, है ना। बिहार की जनता को मैंने गवाह रखा है, आप गवाह हैं उसके, ये काम हमने किया है और बिहार के हित में किया है। हरचंद के मेरे 4 विधायक उसने तोड़े हैं, मैंने वो निजी अपना जो नुकसान था मैं उसको भुला करके मैंने बिहार के हित में ये प्रपोजल उनको दिया है। कहीं वही डर तो नहीं सता रहा 2022 वाला कि हम जीत करके सीमांचल से आए और फिर आजादी तोड़ करके ले जाए? देखिए, जब तक जीवित है हादसे से 2-4 होना पड़ेगा। कब्रिस्तान के मुर्दे टकराते नहीं हैं, जिंदे लोगों को टकराना पड़ता है। परवाजें एयर क्राफ्ट का देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है, ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, सफर मुलतवी नहीं होता। आपको तो हमारे लोगों के भाग जाने की बात तो बहुत याद है। कांग्रेस से भागकर भाजपा में चले गए, राजद से भागकर भाजपा में चले गए, भाजपा से भागकर कांग्रेस में आ गए, तो इन भगवानों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। अरे मेरी तो नई पार्टी थी, कमजोर पार्टी थी, दबंगों का कब्जा नहीं बल्कि सीधे साधे लोग हम लोग थे। हमारे यहाँ से लोगों को भगा भी लिया, भाग भी गए, लेकिन विचारधारा जनता नहीं भागी है। जनता का विश्वास अभी MIM पर है, इसलिए हम इनके जाने के लिए कोई गमगीन नहीं है। जनता का विश्वास हमको प्राप्त है, इसके लिए हम धन्य हैं। लेकिन आपने जो प्रस्ताव दिया है उसे लेकर के RJD के नेता तो ये कह रहे हैं कि आप मैदान छोड़ दीजिए, कि उससे जो है सो मुस्लिम वोट एकजुट हो जाएगा और हम जीत जाएंगे, महागठबंधन जीत जाएगा। मैंने बहुत ही प्रेम के साथ झा जी को एक संदेश भी दिया है कि झा जी, मंजन बेचने वालों को चाहिए कि पहले अपने दांत साफ सुथरे रखें और दूसरों को जो पीने के लिए रोके तो मैखाना उनको भी नहीं जाना चाहिए। आप ये बात अगर हमको एक अच्छा बड़ा मशवरा दे रहे हैं, है ना, तो आप ये बात तो कीजिए। आप तो कॉलेज के प्रोफेसर तो हैं ही, राज्यसभा की सीट तो छोड़ दीजिए, किसी और को दे दीजिए, ये एक बलिदान आप दे दीजिए, तो आपके दावत को हम भी कबूल कर लेंगे। ये बातें कहने की हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए शायद वो अधिकृत भी नहीं है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। अब इसने कहा है, अब किन की बात मानिए? मतलब उम्मीद है कि लालू यादव के यहाँ से कुछ आएगा? किन की बात मानिए? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने कहा कि लेना चाहिए, ये कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने चिट्ठी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को दिया है, उनकी तरफ से जो कुछ होगा, ये अगर उसके रेफरेंस से बात करते तो हम लोग मानते नहीं कि आदरणीय लालू जी ने कहा है कि नहीं साहब हम गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2-4-10 दिन देख लेते हैं। नहीं हुआ तो मेरा, जब मंजिल की हमने ठान ली है जाने की, सफर का इरादा कर लिया है, तो कश्ती न भी मिले तो तैर कभी दरिया पार करना है। मंजिल के लिए कितनी सीटों पर कितने सिपाही उतारेंगे? देखिए, लास्ट टाइम हम 20 पर लड़े थे और हम 5 जीत कर आए थे, तो 25% तो हमारा नतीजा है। हमको अगर 4 हमारे गए तो 24 के लिए फिर हमको तो जाहिर है कि उससे आकार से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमने अब तक संयम बरता है ना। हमने गोया एक्टिविटीज ये 15 दिन से हमने रोक कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि रुको, थमो, देखो, अगर बिहार के हित में लोग संजीदा है तो ठीक है, वरने तो फिर मेरा कारवां चल निकलेगा। कितने सीटों पर आपने ये बात नहीं खोली? हमारे पास पिछले दिनों में भी हमने ग्रैंड सेकुलर डेमोक्रेटिक गठबंधन बनाया था, फिर थर्ड फ्रंट हम बनाएंगे और लड़ेंगे। और कितने सीटों पर लड़ेंगे? हमारी तो समझिए कि सैकड़ों सीट, 100 सीट पर हमारी तैयारी है। गोया संगठन का मामला है, उम्मीदवार है,
चिन्हित किया है, लेकिन हम उस पर अडिग नहीं है। इसका फैसला तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेना है। और कई चीज़ें इसमें हैं, हमारा गठबंधन हो रहा है, किसके साथ गठबंधन होगा, हम थर्ड अलायंस करेंगे या अकेले लड़ेंगे, उसी के अनुकूल हम लोग आगे का फैसला लेंगे। इसके अलावा एक मुद्दा बिहार में बहुत ज़्यादा गर्म है, वो है वोटर लिस्ट का सर्च करना, मतलब उसका निरीक्षण करना। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सभी लोग कह रहे हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप उनके साथ हैं? अरे ये मामला बिहार के आम जनों का है। इस दर्द को सबसे पहले महसूस किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को 19 पॉइंट पर उसने ऑब्जेक्शन दिया है। बिहार में सबसे पहले हमने जाकर के इलेक्शन कमीशन के यहाँ अपनी चिट्ठी दी है और विरोध दर्ज कराया है। और हम लोग उसी तारीख को हम लोगों ने भी अपने लोगों को कहा है कि हमारा जहाँ भी संगठन है लोग सड़क पर खड़े रहें, है ना, चक्का जाम करने का मामला हम लोग अपने लोगों को भी संदेश दिया है। इसमें कहाँ से दिक्कत है? बिहार के जनता के हित में, बिहार में मैं अकेले रहते हुए भी बिहार में जिम्मेदारी के साथ मैंने जो भूमिका निभाई है अपोजिशन की, वो देखने की चीज़ है। असेंबली के दरो दीवार गवाह हैं कि बिहार के एक एक मुद्दे पर जितना खुलकर मैंने बात की है। बिहार में अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई और उसमें दलितों को नौकरी से वंचित रखा गया। शेड्यूल कास्ट के लोगों की 1 लाख से ज़्यादा नौकरी खा गए ये लोग। मुसलमानों की तकरीबन 1,95,000 नौकरी से वंचित कर दिया है। और बड़ी बड़ी जाति के लोगों को उनके वास्तविक हिस्सेदारी से 3 गुना 4 गुना नौकरी दी है। इस पर कोई बात नहीं कर सका है मेरे अलावा। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि नागरिकता चली जाएगी। कैसे नागरिकता चली अरे जाएगी? भाई, मैं कह थ्रेट किया गया इसमें। आप पढ़ लीजिए जो नोटिफिकेशन इसके जारी हुए हैं। 3 बार आपके यहाँ बीएलओ जाएंगे, अगर आप नहीं मिल सके किसी कारणवश और आपके बीएलओ ने रिपोर्ट कर दी आरओ को और उसने रिपोर्ट कर दी ऊपर और उधर ओके हो गया, तो आपकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो किसने कहा कि नहीं है? इसलिए तो लोग डरते हैं ना कि भाई इस तरह से आपने कठोर जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से कि आपने 2002 में भी तो किया था एसआईआर। 2000 के एसआईआर के आधार पर ही 2003 का आपने वोटर लिस्ट तैयार किया। तो जब आपने एसआईआर करके 2003 के वोटर्स को तय किया, तो फिर 2003 में जो लोग हैं उससे जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे हैं साहब? और 2003 के जो वोटर थे वो अगर वैध थे तो उनके बाल बच्चे भी तो वैध है ना, तो फिर उनसे क्यों मांग रहे हैं आप साहब? तो इसके ना एसआईआर कराने के बावजूद भी आपको लगता है कि मेरा 2002 का एसआईआर सही नहीं था, आप उनसे भी मांग रहे हैं। 2004 से 2087 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उनको कह रहे हैं कि अपना भी जन्म प्रमाण पत्र दो, माता पिता में से किसी एक का दो। दिसंबर 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं तो उसने कहा कि तीनों का दो, अपना भी दो, अपनी माता का भी दो, अपनी पिता का भी दो। ये क्या मामला है साहब? बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला है 2005 में भी वहां पर सिर्फ 16% लोगों का प्रमाण पत्र हासिल था। 2003 में तो 2002 में तो 3.2% लोगों का था। और उस वक्त 2005 में जो नेशनल रेट है वो लगभग 62.5% का है। और बिहार में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की तादाद सिर्फ 14% है। मामला ये है कि बिहार में 90 से पहले तो लोगों के पास कुछ सर्टिफिकेट ही नहीं है। 2003 के बाद कुछ स्कूल जाने लगे हैं तो कितने % लोग जाने लगे हैं। तो इनका जन्म प्रमाण पत्र, बिहार में कोई मर भी जाए तो 3 महीने में तो मरण प्रमाण पत्र उनको नहीं मिल पा रहा है साहब। बिहार का जो वर्क कल्चर है साहब, तो कहाँ से लोग लेके आएंगे? उसमें आज भी बिहार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको कोई जमीन नहीं है। बसेरा 2 का प्रोग्राम, बसेरा 3 का प्रोग्राम चल रहा है कि सरकार उनको जमीन दिलाने का काम करे। बिहार में लाखों लोग हैं जो लोग बाढ़ में जिनके घर कट गए हैं, जिनके घर का सामान बह गया है, उनके पास कोई कागज नहीं बचा है। विडंबना ये है कि ईपिक कार्ड जिनके पास है वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। पिछले दिनों में 2005 में 2010 के इलेक्शन में हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एक उनके वोटर लिस्ट में लाल लिंक दौड़ा दिया और बहुत सारे वैध वोटर वोट नहीं दे पाए हैं। तो इनका वोटर लिस्ट में भी तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। और इस वक्त जबकि बिहार के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा प्लान किए हुए है, पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, अभी खेती हो रही है धान की रोपनी का, उसमें 90% मजदूर हमारे बिहार के हैं और अधिकांश सीमांचल के हैं। तो उनके पास ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम में कल्लू, भद्दू, रमजानी मियाँ, घेसू और माधु और रामू ये भर सकेंगे ऑनलाइन, ये जाएंगे। आपने ये कहा कि हम एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं साहब कि कुछ भी मत सर्टिफिकेट लाओ, सिर्फ अपना नाम पता भर करके दे दो। तो आप तो ये भी नहीं कहा कि नहीं आज अपना नाम पता भर के दे दो तो उसी वो काफ़ी हो जाएगा। नहीं, आप फिर अगस्त में उसकी स्क्रूटनी करोगे। तो आज तो एक मरतबा एक मजदूर जाएगा, अपना नाम चढ़ा के आ जाएगा, बोला कि इलेक्शन कमीशन धन्यवाद तेरा, लेकिन अगस्त में उसकी बीवी कहेगी फिर परदेसी शोहर से कि चिट्ठी आई है, देखो तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है। फिर ये दौड़ के वहां जाएगा,
तो वो आदमी जो मजदूर है उसका क्या उपाय होगा? फिर नवंबर में इलेक्शन, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन में वोट में जा पाएगा वो? इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक स्टेट में वोट हमारा एक हथियार है और हर वोटर अपने वोट का 100% प्रयोग कर सके, ये भी उसकी जिम्मेदारी है, ये भी उसकी जिम्मेदारी। इसे लेकर के महागठबंधन आरजेडी एनडीए 9 जुलाई को पटना में चक्का जाम कर रहा है, बंद का आह्वान किया है। राहुल गांधी भी उसमें शामिल होंगे, क्या AIMIM भी शामिल होंगे? हम लोगों ने कहा कि मकसद एक हो तो उसका समर्थन करना चाहिए। समर्थन ही नहीं, हमने भी अपने पार्टी के लिए ऐलान कर दिया है कि उसी डेट में हम लोग भी जहां जहां हमारे पार्टी के लोग हैं झंडे डंडे के साथ सड़क पर होंगे। उनके साथ होंगे या अलग होंगे? भाई मैं कह रहा हूं कि मुमकिन है कहीं चौराहे पे साथ भी हो सकते हैं, कहीं अलग भी हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसका मतलब यह है कि आप अलग से प्रोटेस्ट करेंगे? हाँ ठीक है, हम अपनी आइडेंटिटी के साथ अपना काम करेंगे ना, अपनी आइडेंटिटी के साथ अपना काम करेंगे ताकि आप भी गवाह हों कि हम भी सड़क पर थे। अच्छा, इसके अलावा ये बताएंगे कि बिहार में महागठबंधन एनडीए आप कह रहे हैं थर्ड फ्रंट भी बन सकता है अगर हमारी बात नहीं बनी, कहीं ये उम्मीद है क्या एनडीए में भी आप लोग जा सकते हैं? नहीं, ये तो खैर कोई सवाल ही नहीं पता। दरिया के दो पार्ट है, कभी एक नहीं हो सकते। नीतीश कुमार तो सेकुलर हैं। नीतीश कुमार किसने कहा सेकुलर है? मुसलमानों के सीने पर जो सबसे बड़ी छुरी भी चलाई गई है, सेकुलर और कम्युनल, क्या क्या तारीफ आप करते हैं? गर्दनों के काटने का नाम सिर्फ कम्युनलिज्म नहीं है, अपने कलम से किसी के साथ अन्याय करना भी ये भी कम्युनलिज्म है। और आपने पार्लियामेंट के अंदर में जो भारत के संविधान की आत्मा के विरुद्ध जो कानून बना, वक्फ बिल 2000 वक्फ एक्ट 2025, इस पर आपने वोट दिया, मुसलमानों के हित को अनदेखी करते हुए दिया, मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया, मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ और उसमें आपने समर्थन कर दिया। आप कैसे कम्युनल, कैसे सेकुलर हो जाएंगे साहब? तलाक उसमें तो आपके भी नेता थे, वो आपके नेता भी कई मीटिंग में शामिल हुए, उसके बाद वोटिंग में हिस्सा उन्होंने लिया। मेरे नेता ने किस, आपने ओवैसी साहब ने क्या सपोर्ट में हिस्सा लिया था? कहाँ भी, कैसी खबर है आपको? अगर उस बिल को किसी ने चाक किया पार्लियामेंट में तो मिस्टर ओवैसी थे। इसका स्ट्रोंग अगर अपोज किया है इस काले कानून का, मिस्टर ओवैसी हैं। मिस्टर ओवैसी से बिफोर कोई नहीं है। कैसी खबर है आपको? मेरे नेता ने इसकी मुखालिफत की है। नहीं खबर नहीं, मैं पूरे प्रोसेस में उन्होंने प्रोसेस में क्या, पूरे शुरू दिन से उसके विरोध है। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे वक्फ बिल एक्ट का मामला हो, मेरे नेता से ज्यादा किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की है, सड़क पर भी और सदन के अंदर में भी। तो हम तो उसके मुखालिफ हैं ही। ये तो मेरे दीन और ईमान का मसला है ना? इस देश के, हमने एक बात कही थी तो लोगों को बड़ी तीखी लगी थी। मैंने कहा कि मुझसे इम्तिहान मत लो मेरी देशभक्ति का। पाकिस्तान में मेरे ही धर्म के लोग खड़े हैं, लेकिन उस पर गोली चलाने के लिए कोई मुसलमान सिपाही कभी पीछे नहीं हटता। अशफाकुल्लाह का खून है हमारे जिगर में, है ना? हम देश की भलाई के लिए भी जान देने के लिए हैं, देश की संविधान को ही बचाने के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और वक्फ का ये काला कानून जमीन पर नाफिज नहीं होगा, उसके लिए भी जान देने के लिए तैयार है। आजकल चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? चिराग मियाँ में मैं समझता हूँ कि एक उनके पिताजी का एक आदर्श बड़ा राजनीतिक जीवन काल रहा है। और चिराग जी तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हमारे दलित समुदाय के लीडर सामंतों के साथ कैसे बैठ जाते हैं। ये तो विडम्बना है कि दलित समुदाय के लोग भाजपाइयों के साथ कैसे बैठे हुए हैं। ये तो बड़ी विडम्बना है साहब। क्या उनके साथ बैठकर दलितों के हित की बात कर पाएंगे? आज बिहार में 1 लाख से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों की नौकरियां छीन गई हैं, एक लफ्ज नहीं बोल पाते हैं आप साहब। आज अभी इस वोटर लिस्ट में जो नाम का मसला होगा, ये सबसे ज्यादा पीड़ा अगर होगी तो दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, माइनॉरिटीज के लोगों को, एससी और एसटी के लोगों को, जिनके पास कोई कागज नहीं है, उसके मामले में 1-2 जुमला नहीं बोल पा रहे हैं साहब। तो सिर्फ एमपी और एमएलए बनना राजनीति नहीं है। राजनीति आम जनों की, जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं वो समुदाय के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, दलित समुदाय के साथ। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया, आज उसकी वजह से कुछ लोग खड़े भी हो गए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के आशाओं के विपरीत जाकर राजनीति करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर चिराग अकेले चुनाव लड़ते हैं जैसा कि उन्होंने बोला, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं भाई, चिराग की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। वो चिराग जलाए न जाने कहाँ कहाँ जलाएंगे, किसको किसको जलाएंगे और फिर जाकर किसके साथ बैठ जाएंगे, उनकी दुनिया अलग है। बहरहाल नौजवान है, हम लोग तो मंगल कामना करते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और दलितों के दर्द की आवाज़ बने वो। आखिरी सवाल, बिहार में लगातार हत्याओं की घटना आ रही है। सीमांचल से भी पूर्णिया से 4 लोगों की मौत की घटना आई है, खेमका की मौत है, फिर नालंदा में डबल मर्डर हुआ। कैसे देख रहे हैं आप?
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है और इन पिछले मैं समझता हूँ 1.5 दिन के 2 दिन के दरमियान में जैसे कि खबर मिली है, पूर्णिया में 4 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, नालंदा में घटना घटी है और पटना के सबसे पॉश एरिया में और जहाँ से पुलिस स्टेशन 2 कदम पर है, ये एक बड़े कारोबारी, वो भी भाजपा के लीडर, उसकी हत्या हो जाती है। बेटियों का चीरहरण हो रहा है साहब, दर्जनों केस मॉब लिंचिंग के हो गए साहब, है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है और उससे विडंबना यह है कि लोकतंत्र की हत्या हर दिन हो रही है, अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है और चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का। और नीतीश कुमार जी ने जो कुछ किया है, व्यवस्था को चौपट, मैं समझता हूँ 50 सालों में भी बिहार को उससे नहीं निकाला जाएगा। अफसरों को उसने इतना मनोबल बढ़ा दिया है कि जनता की पीड़ा को सुनने के लिए अफसर तैयार नहीं है। मामूली किरानी के जो रिश्वत की आमदनी है वो लाखों में है, अफसरों की तो करोड़ों में है। अफसरों के जरिए से इसने बिहार को लुटवा दिया है गोया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अख्तरुल ईमान जो हमारे साथ बेबाकी से बात की और उन्होंने बताया कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है और इनकी पार्टी जो है सो लालू यादव के जवाब का इंतजार कर रही है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।